हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर। इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कि हम उनको कैसे, उनकी स्ट्रेंथ को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कंसेप्ट में एंड ब्रोंस्टेड लोरियल कंसेप्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? एक्वा सॉल्यूशन में हम उनकी आयोनाइजेशन देखेंगे, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो सकते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे या फिर इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, एट्सेट्रा। और जो एसिड इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उनको हम बोलेंगे वीक एसिड्स, या हम कह सकते हैं वीकली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, HF, HCN है, एट्सेट्रा। ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं, ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो ये तो थी प्रोटोनिक एसिड्स की बात। अब प्रोटोनिक एसिड्स के अगर हम आयोनाइजेशन देखें तो हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, हमने पहले भी स्टडी किया है, एसिड होगा, प्रोटोन देगा डिसोसिएट होके। तो इसमें क्या है, अगर हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको सबको लिखना आता होगा। हम किस तरह से लिखते हैं, जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है उसकी प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं तो वो हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। यहाँ पर इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करें Ka से। इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ए सबस्क्रिप्ट हमने यहाँ पर किस लिए लगाया है? एसिड्स के लिए। ए डिनोट कर रहा है कि एसिड के लिए हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, जिसको यहाँ पर हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड के आयोनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं हम, या फिर एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की। अब रिएक्टेंट्स क्या है? जो एसिड का अमाउंट डिसोसिएट हुआ है वो है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की कंसंट्रेशन हुई? कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड एसिड। और नीचे जो है ये हुई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। अब आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स उनके लिए ये क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि सपोज यहाँ पर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग एसिड के कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे, तो 100 के 100 जो हैं वो 100 के 100 या 99 कितना भी हम मान सकते हो, वो सारे क्या हैं? डिसोसिएट हो गए हैं। तो डाउन में क्या बच गया? 1 बच गया या 0 बच गई। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हाई होगी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू जब ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये ज़्यादा होगी, तो ये भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्या होगा? डिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के। तो इसके लिए क्या होगा? Ka की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर द एसिड लार्जर विल बी इट्स Ka। अब K, अगर वीक एसिड की हम बात करेंगे तो इसका वाइस वर्सा आ जाएगा। ठीक है, वीक एसिड होगा तो Ka की वैल्यू जो है वो लेस होगी। अब एक और टर्म आती है जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं एसिड्स की स्ट्रेंथ के लिए, वो होती है pKa। pKa कुछ नहीं है, माइनस लोगैरिथम ऑफ Ka है। जैसे आपने पहले स्टडी कर रखा है pH। pH क्या होती है? माइनस लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, ये होता है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर माइनस हटा दें तो 1/H+ की कंसंट्रेशन। इसी तरह से pKa है माइनस लोगैरिथम ऑफ Ka, माइनस हटा दिया तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखो के ए का रिलेशन हमें पता लग गया है एस स्ट्रेंथ से, के ए ज़्यादा होगा तो एसिड भी स्ट्रोंगर होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं के ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट के ए के पी के ए इनका जो रिलेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपस में। मीन्स स्ट्रोंगर एसिड के लिए के ए की वैल्यू तो ज़्यादा होगी, बट पी के ए वैल्यू जो है वो लेस होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्ट्रोंगर एसिड के लिए क्या होगी, लोअर पी के ए वैल्यू। क्लियर है। हमें पता है के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी स्ट्रोंग एसिड के लिए। क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड एसिड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब के ए ज़्यादा होगी स्ट्रोंग एसिड के लिए और के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के, तो पी के ए की वैल्यू कम होगी स्ट्रोंग एसिड के लिए। और इसके उल्टा वीक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और के ए की वैल्यू कम होगी। ये लिख सकते हैं हम, हायर द वैल्यू ऑफ पी के ए वीकर द एसिड। और ये आपको याद रखना है, जो ध्यान में रखना है। एक्चुअल में अगर आपने इस बात को ध्यान में रख लिया तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी कम होनी चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको के की वैल्यू, के ए की वैल्यू याद रहती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू लो होगी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हम बेस के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर बेस का डिसोसिएशन हम किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से BOH, सपोज हमारे पास कोई बेस है, ये भी हम इस तरह से आयोनाइजेशन हमने पहले कंसेप्ट में किया है, तो ये B पॉजिटिव और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन लूज करेगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम, उसको KB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, B फॉर बेसिस, और KB को यहाँ पर हम सेम आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं फॉर बेसिस। ठीक है, ये किसके लिए था, फॉर एसिड। तो यहाँ पर क्या है, सेम ऐसे ही ये क्या आ गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डिसोसिएटेड बेस है, तो हमने इसको लिख दिया कंसंट्रेटेड ऑफ डिसोसिएटेड बेस और डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड बेस। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KB के, और ये ज़्यादा किसके लिए होती है, ज़्यादा डिसोसिएशन किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या है, कंसंट्रेटेड डिसोसिएटेड बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और फिर क्या है, KB की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, हायर द KB वैल्यू स्ट्रोंगर इज़ द बेस। अब सेम ऐसे ही जैसे हमने पी के ए वैल्यू स्टडी करी है, ऐसे ही PKB वैल्यू होती है, जिनसे हम जो है बेसिस की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। तो ये भी क्या होती है, सिंपली माइनस लोगैरिथम ऑफ KB। ठीक है, सेम इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस हटा दें अगर 1/KB, तो KB का हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के, KB ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऐसे ही ये क्या है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स हायर द KB वैल्यू स्ट्रोंगर इज द बेस एंड लोअर विल बी इट्स PKB वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो थी नॉर्मली एसिड्स एंड बेसिस की बात। अब अगर आपसे पॉलीप्रोटिक एसिड का के बारे में डिस्कस करना हो तो हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमने पहले भी डिस्कस की थी, H2SO4 है, H3PO4 है। ठीक है, तो इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट कर सकता है। इसको हम 2 स्टेप में अगर दिखाते हैं, H2SO4 आयोनाइज हुआ, एक प्रोटॉन दिया प्लस HSO4 1 नेगेटिव। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, HSO4 1 नेगेटिव, ये फर्दर डिसोसिएट होगा, एक H प्लस देगा एंड साथ में SO4 2 नेगेटिव।
अब देखो सपोज फर्स्ट स्टेप के लिए के ए वैल्यू हमने ले ली 1 और इसके लिए ले ली के ए 2। तो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो के ए 1 जो है वो काफ़ी ग्रेटर होती है के ए 2 से। ये अप्रोक्सीमेट 1.3 इंटू 10⁻² के इक्वल होती है। इट मीन्स क्या है, ये काफ़ी हाई है, ठीक है। ये हाई होने का मतलब है कि H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके कंपैरिजन में ये इजीली डिसोसिएट कर जाता है और प्रोटॉन दे देता है। बट इससे कंपेयर करें तो ये जो स्पीशी बनी है, हमारा एनायन बना है, ये इतना इजीली डिसोसिएट नहीं होता है। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है H2SO4 से कम है, ठीक है। इस तरह से हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स में भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे H3O4 अगर है, H3PO4 है, तो उसमें हम 3 स्टेप्स में ले लेंगे के ए 1, 2 एंड 3, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये आगे लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हम पी के ए वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम थ्योरेटिकली भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एसिड्स बेस है, इनकी स्ट्रेंथ के ट्रेंड क्या रहेंगे अगर हम अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप स्टडी करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। ट्रेंड्स में हम डिफरेंट टाइप के एसिड्स लेंगे, जैसे हाइड्रो एसिड्स की स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ, ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड हाइड्रेटेड कैटाइंस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में एसिड स्ट्रेंथ जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इसका नेचर क्या है कंपाउंड का, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होगी सेंट्रल एटम की, ठीक है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट्स पे भी डिपेंड करती है। अब फर्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। सबसे पहले तो हाइड्रो एसिड्स होते क्या हैं, देखो जैसे मैंने कई लेक्चर्स में बताया है कि नाम से पता लग जाता है काफ़ी चीज़ों का हाइड्रो वर्ड लगा है, मींस ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। जैसे सिंपली आपने HCl का नाम सुना है, पढ़ा है, देखा भी होगा HCl, तो HCl है, HF है, ये सारे क्या हैं हमारे हाइड्रो एसिड्स होते हैं। और भी जैसे ये है CH4 है, NH3 है, CH4 मीथेन है, ठीक है। तो ये हमारे हाइड्रो एसिड्स होते हैं। तो अब हम अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड है हमारा, सेकंड पीरियड जिसमें कार्बन आता है, तो कार्बन का हाइड्रो एसिड हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। अब इनकी स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर सकते हैं किस तरह से, इनकी स्ट्रेंथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम देखें इनमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन है, वाटर में ऑक्सीजन है और इसमें फ्लोरीन है। हमें पता है इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और कार्बन की जो है इन चारों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HF, फिर H2O, फिर NH3, फिर CH4। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से अफेक्ट करती है, जैसे HF के एग्जांपल ले लूँ मैं, इस तरह से लिख दूँ HF को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर हो रहे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सपोज हम हाई लेके चलें तो हाई होने का मतलब है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड में, इनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी। तो ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से H जो है एज ए H+ ईजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इन केसेस में क्या है, ये टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रो एसिड्स देखें, जैसे PH3 है, H2S है, HCl है, इसमें भी हम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे। इसमें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर सल्फर की, फिर फॉस्फोरस की। तो ऐसे ही इसमें जो है हाइड्रो एसिड क्लोरीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर सल्फर का, फिर फॉस्फोरस का।
तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बट ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ पीरियड के केस में है, एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड। ठीक है, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा या कुछ फैक्टर्स जो हैं ऐड होते रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, तो इसमें अगर हम सपोज 17th ग्रुप ले रहे हैं, 17th ग्रुप कौन सा है, हेलोजन फैमिली का, फ्लोरीन का हाइड्रो एसिड HF, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का HF, HCl, HBr, HI। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है ज़्यादा, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडाइड की। तो ये ट्रेंड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में जो ऑर्डर आ रहा है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का वो क्या है, वो इस तरह से है। ठीक है, अब ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी कोई फैक्टर होता है जो कि इनको अफेक्ट करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी अगर हम इस ऑर्डर में देखें तो डिक्रीज़ हो रही है, बट एक चीज़ है जो इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक और फैक्टर आएगा जो कि अफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, वो है एटॉमिक साइज़। ठीक है, एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और अगर हम इस इंक्रीज और डिक्रीज को कंपेयर करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 4.0, आयोडीन की होती है 2.5, तो डिफरेंस लगभग है 1.5। ठीक है, और अगर एटॉमिक साइज देखते हैं तो ये होता है, फ्लोरीन का लगभग होता है 0.64 एंगस्ट्रॉन एंड आयोडीन का होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो जो एटॉमिक साइज में डिफरेंस आ रहा है ये ऑलमोस्ट डबल है। तो हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप की स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें जो एटॉमिक साइज है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आपको पता है ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है डिक्रीज़ हो रही है और साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रोटॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ये फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, ईजीली H+ जो है यहाँ पे लूज डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है बोर्न-फेजन-हैबर प्रोसेस। ठीक है, बोर्न-हैबर प्रोसेस क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग ये जो आयोनाइजेशन है, सपोज हम हेलोजन एसिड को HX से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन H+ प्लस X नेगेटिव एक्वस। ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट इस तरह से ना हो के कुछ स्टेप्स के थ्रू होता है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक्वस है इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, HX, G फॉर गैसियस। अब देखो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे ΔH या हीट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं, इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने बिल्कुल। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से तो हमने इसको जो एनर्जी दी उसे इसका डिहाइड्रेशन हुआ और इसको हमने बोल दिया हीट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करेंगे
ये डिसोसिएट होगा एटम्स में, ठीक है, H गैसियस एटम प्लस X गैसियस एटम, ठीक है, एटम्स में डिसोसिएट हुआ है, आयंस में नहीं। तो इसके लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोल देंगे डिसोसिएशन एनर्जी, और इसको D से रिप्रेजेंट कर देंगे, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब इनको हमें आयंस में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन को आयन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे आयन में कन्वर्ट होगा, ये हमें पॉजिटिव में कैटायन में कन्वर्ट करना है। कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी यूज़ होगी हमारी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे ही ये जो X एटम है हमारा, गैसियस एटम है, इसको भी हमें आयन में कन्वर्ट करना है पहले। अब ये क्या है, एनायन में, ये एनायन में कन्वर्ट होगा तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और ये X नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड आपको पता है हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, तो ये जो एनर्जी है हमारी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही अब फर्दर क्या है, जो हमें चाहिए वो आयंस हमें मिल गए हैं, बस क्या है गैसियस से एक्वस में कन्वर्ट करने हैं, तो हम इनका हाइड्रेशन करा देंगे और यहाँ पर जो हीट हमारी इवोल्व होगी वो आ जाएगी, डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देंगे हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन दोनों स्टेप के लिए इकट्ठा लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होती है, ये भी हमारी रिलीज होगी, ये भी नेगेटिव में आएगी, क्लियर है। इस डायग्राम को, चार्ट को आप इस तरह से स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, आपके 5 स्टेप्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, HX एक्वस था, इज डिहाइड्रेटेड टू गिव HX गैसियस, द हीट अकम्पनीड फॉर द प्रोसेस फॉर दिस दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज, HX एक्वस से गैस में कन्वर्ट किया, जो हीट थी उसको हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप हमारा ये था, HX जो गैसियस था इसको हमने डिसोसिएट कर दिया इनटू गैसियस H एंड X एटम्स, ये ठीक है, इस तरह से रिएक्शन के फॉर्म में दिखा दिया। और यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड थी उसको हमने डिसोसिएशन एनर्जी D से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही थर्ड स्टेप में आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा H इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ स्टेप को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये एनायन में चेंज हो गया। इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड किसके इक्वल होगी, ये जो टोटल हमारी यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको डेल्टा H, ठीक है। ओवरऑल डेल्टा H बोल लो या डेल्टा H फॉर आयोनाइजेशन बोल लो, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगी, ये जो सारी हमारी एनर्जीज हैं इनके सम के इक्वल आएगी, ठीक है। इस तरह से हम इनका सम लिख सकते हैं, डेल्टा H ओवरऑल या फिर डेल्टा H फॉर आयोनाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन will be given by the sum of all the energies involved. Delta H for dehydration, dissociation energy, ionization energy, electron affinity and delta H for hydration, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ये डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन ये हमारी नेगेटिव क्वांटिटी हैं, बाकी सारी जो हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम इनका टोटल सम देखेंगे इनके लिए HF, HCl, HBr, HI के लिए, तो वो जो है टोटल डेल्टा H जो है टोटल हमारा ये आ रहा है -14, -43 HCl के लिए, -47 HBr के लिए और -45 HI के लिए, ठीक है। अब ये क्या बताता है हमें, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन जो है फिजिबल होगी, इट मीन्स, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में HF जो है ये क्या होगा, लीस्ट फिजिबल होगी इसकी रिएक्शन, मीन्स ये क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा इसमें,
और हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जी किसकी है, HBr की। ये जो है स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा, ये ऑर्डर आएगा इसके अकॉर्डिंग। अब एक्चुअल ऑर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था, एक्चुअल ऑर्डर में क्या है, HI जो है वो स्ट्रोंगेस्ट बेस है इनमें, सॉरी एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर जो है थोड़ा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और इन्वॉल्व होएगा जो छूटा हुआ है, वो है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये ऑर्डर जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा, जो होना चाहिए HF जो है वीकेस्ट एसिड, देन HCl स्ट्रोंगर, HBr और HI जो है वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा। एंट्रोपी चेंज के बारे में डिटेल में डिस्कस करना हमारे इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना ही जानना है कि इसमें अगर एंट्रोपी चेंज वाला फैक्टर भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो ऑर्डर है हमारा, ये करेक्ट ऑर्डर हमें मिल जाएगा। अगर आपको इनमें, जैसे मैंने ये इतनी एनर्जीज इन्वॉल्व हुई हैं इसमें, इनकी सबकी वैल्यू देखनी है तो मैं यहाँ पे साथ में टेबल अटैच कर रही हूँ, आप इसमें से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम नोट करेंगे तो जैसे HF के केस में क्या है 568 किलो जूल पर मोल, ठीक है। किस में ले रहे हैं हम, ये किलो जूल पर मोल। HCl के लिए 431 है, HBr के लिए 366 एंड HI के लिए 299। इट मीन्स क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट किसके लिए है, HF के लिए। HF के लिए हाई है, मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करना इन सब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्या है, ये जो है इजीली रिलीज़ नहीं हो सकता है। इसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ हो रही है फ्रॉम HF टू HI। इट मीन्स जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो थोड़ा इजी होता जा रहा है, और HI में जो है सबसे ईजीएस्ट है इनमें, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो ये है ऑर्डर, ये जो है सही एक्सप्लेन हो रहा है। इसके अलावा एक और अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये भी मैंने आपको पहले कंसेप्ट हमने जब किए थे तब मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको बता रही हूँ। एसिड का जो कॉन्जुगेट बनता है वो बनता है बेस का एसिड, और स्ट्रोंग जो होगा, चाहे एसिड हो या बेस, स्ट्रोंग का कॉन्जुगेट जो बनेगा वो वीक बनेगा और वीक का स्ट्रोंग बनेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आप देखो सपोज इस तरह से आयोनाइज हो रहा है एसिड, ये एसिड है, आयोनाइज हुआ, प्रोटॉन दिया, ये हमारा बन गया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस बन गया। जैसे अगर हम इंक्लूड करें, अगर हम हमारी एग्जांपल जो हाइड्रो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं उनकी बात करें, HF है, HCl है, तो ये प्रोटॉन लूज करने के बाद क्या बन जाएंगे, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर चार्ज तो सबके ऊपर इक्वल है, -1 है, बट अगर हम इनका साइज देखेंगे तो साइज जो है इनका इंक्रीज होता जा रहा है, F2 क्लोराइड, देन टू ब्रोमाइड और आयोडाइड। आयोडाइड का साइज जो है इनमें बिगेस्ट होगा, ठीक है, फ्लोराइड का लीस्ट होगा। अब अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी देखें, चार्ज तो सेम ही है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये रेशो होती है चार्ज बाय रेडियस, ठीक है। तो चार्ज तो सेम रह रहा है, बट रेडियस जो है मीन्स साइज, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ये क्या है हमारे कॉन्जुगेट बेसिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो रही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, साइज इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, जिससे क्या है, टेंडेंसी जो है इसकी टू अट्रैक्ट ए प्रोटॉन ये भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, वीकेस्ट बेस हो गया, ठीक है। और फ्लोराइड क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, मीन्स चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था
स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? जो वीकेस्ट एसिड होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये वीकेस्ट एसिड है और वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? स्ट्रोंगेस्ट एसिड का। तो ये हमारा स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। ठीक है, इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉरी, विजिबल नहीं था। ये मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या है, साइज, चार्ज तो सेम रह रहा है, साइज बट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, जिससे क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए प्रोटॉन डिक्रीज हो रही है और इससे बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है, और इस वजह से क्या है, आयोडाइड का बेसिक कैरेक्टर वीकेस्ट होगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से शो कर रखा है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्रो एसिड्स की स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये भी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसका ट्रेंड ऑर्डर आएगा जैसे इनका आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसे नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।